सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कुलर मोशन। बच्चों दो बार ही पढ़ना होगा इसको आपको। एक एक टाइप का मोशन होता है जिसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो सेकंड केस हो जाएगा उसको बोल देना आप लोग सर जी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक बनता है उसमें यूनिफॉर्म वाले को पढ़ना है। इसको शॉर्ट में अपन यूसीएम भी लिख रहे होंगे। नॉन यूनिफॉर्म वाला मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में बतलाऊंगा जब चैप्टर रोटेशन चल रहा होगा। अभी अभी फोकस करना है अपन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसका एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 9 में भी आ जाता है हमारे पास, जैसे कि कोई बॉडी होगा सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा वगैरह वगैरह करके। तो जो बच्चों हमारे दिमाग में जो बेसिक आइडिया है सर्कुलर मोशन का वो ये है कि एक सर्कुलर पाथ होगा, है ना बच्चों, और एक रेडियस होगा एंड अ बॉडी ऑफ ये स्मॉल आर का टर्म लिखा एंड अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग लाइक दिस, है ना। इतनी सी कहानी अपन समझ सकते हैं। बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन हियर। अगर कोई पार्टिकल बच्चे लोग सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके पास वेलोसिटी भी बताना होता है अपन को, उस पर एक्सेलरेशन कितना है वो बताना पड़ता है, क्या क्या वेलोसिटी है, क्या एंगुलर वेलोसिटी है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं। तो पहले तो इसका जनरल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। व्हेन अ पार्टिकल when a particle moves along a circular path, comma, it is known as, क्या बोलोगे बच्चों, सर्कुलर मोशन। अब इसको अपन यूनिफॉर्म कब बुलाएंगे और नॉन यूनिफॉर्म कब बुलाएंगे, ये सब कुछ ना बच्चों एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तभी तो बस मान लो कि ये इसका पाथ फॉलोड हो जाएगा, किसी सेंटर पे अपना ऑब्जर्वर बैठा रहेगा हमेशा, यहाँ से अपन ऑब्जर्व करेंगे इसको ऑब्जर्वर। ये कोई पार्टिकल है। अब बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन कितना है, तो ये सारा कुछ अपन लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं ना इन दोनों को ना बच्चों डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ यूनिफॉर्म एंड विथ नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कोई सर्कल बनता है तो टेंजेंट किधर बनेगा, पॉइंट एम पे। तो बोलोगे सर जी बनाना क्या है, टेंजेंट तो ऐसा बन जाएगा। मैं क्लियर बच्चों? देखो, ये रहा तुम लोगों का टेंजेंट, है ना। अब अगर अपन से कोई बोलता है कि ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और जो रेडियस बन रहा है तो ये डायरेक्शन बच्चों इसके रेडियस की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन अभी। तो जो चीजें टेंजेंशियल रहेंगी उसको अपन इस पे शो करेंगे और जो रेडियल रहेंगी उसको बच्चों आर पे शो करेंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं अपन और लिखते हैं यूनिफॉर्म, पे अटेंशन एवरीवन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बच्चे लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक प्राइमरी मतलब होता है दैट जो वेलोसिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा हो। तो मैं यहाँ लिखता हूं द मैग्नीट्यूड, है ना, एक स्टैंडर्ड बुलेट पॉइंट बना के लिख लेना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो देखो कैसे होता है। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है बेटा, इस सर्कुलर पाथ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ मास रख लेंगे उस ऑब्जेक्ट का अपन लोग। ठीक है, अब सीधी सी बात अपन अगर बात करें तो देर हैज टू बी सम रेडियस स्टिक लाइक दिस, और रेडियस को स्मॉल आर बोल देना। टेंजेंट होता है बच्चों इस डायरेक्शन में। सब समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ठीक है, तो आप लोग भी बच्चों कभी कोई थ्रेड लेकर के कोई स्टोन को बांध के घुमाते हो ना, और अगर स्टोन कहीं ब्रेक कर जाता है तो बच्चों वो जो पार्टिकल है वो टेंजेंट पे निकल जाता है, मतलब उसकी उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, विच मीन्स दैट इट मस्ट बी मूविंग लाइक दिस। इतना क्लियर हुआ? मान लो इसको v1 का वेक्टर कर देता हूं मैं। किसी और पॉइंट पे अगर बनाओगे इस तरह से तो यहाँ पे अलग वेक्टर बन जाएगा इस तरह से। कोई थर्ड पॉइंट पर बनाओगे बच्चों तो उस पर ये कोई थर्ड पॉइंट पे इसको अगर बनाते हो तो वहां पर भी बच्चों इसका टेंजेंशियली बन जाएगा वेलोसिटी।
तो v1 का वेक्टर लिखा है वहां पे बच्चों, v2 का वेक्टर लिखा है और यहाँ पर v3 का वेक्टर लिखा है। एक वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि v1 का अगर मॉड ले लूं और बच्चों v2 का अगर मॉड ले लूं, अगर मैं v3 का भी मॉड ले लूं तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और बच्चों ये v बन जाएगा जो कि आगे चल के क्या कहलाएगा, स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड क्या रहेगी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात और, इमेजिन करिए कि कोई भी पार्टिकल है बच्चों, वो राइट साइड में चल के जा रहा है वेलोसिटी v लेकर, तो बोलोगे हाँ सर कर लिया इमेजिन, है ना। कोई मास होगा, जब तक इसकी एक्सिस पर ही कोई ना एक्सेलरेशन आ जाए, जब तक कोई एक्सेलरेट करने वाला ना आ जाए तब तक ये इसी पे चलता रहेगा ना बच्चों। ये बात हो रही मोशन वन डायमेंशन की। ट्राई टू अप्लाई द सेम लॉजिक हियर ऑल्सो इन दैट स्ट्रेट पाथ। आप सोचो इस टेंजेंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन को बंद कर दूं, if I make tangential acceleration zero, then there has to be no change in the magnetic magnitude of this velocity। वो अपने इनर्शिया की वजह से बच्चों स्ट्रेट जा रहा होता है और इनवर्ड के डायरेक्शन में बच्चों एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई एम गोइंग टू टीच यू। इसको बोलते हैं अपन लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ लगे कोई एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं सेंटर वाला एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना, बॉडी के पास सेंटर पे एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट पे नहीं होगा। इफ समबडी आस्क यू एनी टाइम कि भाई चल क्या रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉड होगा यह कांस्टेंट होगा। इसको आप बोलोगे स्पीड। दूसरा पॉइंट, टेंजेंट पर एक्सेलरेशन बच्चों जीरो हो जाएगा। इसका मतलब होता है नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। और क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर होता है तो इवन इफ द डायरेक्शन चेंजेस हम चेंज मानेंगे वहां पर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? द थर्ड बुलेट पॉइंट यू कैन राइट, ए ऑफ सी को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये निकालना है अपन को आज के लेक्चर में, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, एक्टिंग टूवर्ड्स, बोलो कहां लग रहा होगा ये, एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। एक अवे भी लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, बट डू नॉट वरी, वो अपन को आगे चैप्टर्स में आएगा। अभी अपन सिर्फ सिंपल मोशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है टेंजेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, पहली लाइन याद कर लो। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। और थर्ड, सेंटर पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और ये कितना लग रहा होगा ये भी अपन को मालूम पड़ जाएगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो बता दो। एक सेंटर पे फोर्स भी लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला अपन को मालूम होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो वो भी मैं ऐसे ही कर देता हूं। तो एक बार जब अपन को डेरिवेशन करते करते एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसको यहां पे रख देंगे, फोर्स मिल जाएगा, है ना। आप खुद सोचो बच्चों, कोई एक थ्रेड बांध के अगर मैं कोई स्टोन को ऐसे रोटेट करता हूं तो क्यों वो सर्कल फॉलो कर रहा है? द रीजन बिहाइंड इट इज एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिससे एक्सेलरेशन मिल रहा है सेंटर की तरफ। और टेंजेंट पर देखो, ये वेलोसिटी कहाँ रहेगी बच्चों, v पर रहेगी। तो अगर कभी अपन कोई स्टोन को थ्रेड से बांध के रोटेट भी कराते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स डेली लाइफ में देखते हो आप लोग, तो बच्चों उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया है, वहां से ये पार्टिकल टर्न करता है। द सेम थिंग हैपेंस विद अवर अर्थ ऑल्सो। अर्थ क्या करती है बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने, सन के आसपास घूमती रहती है, बिकॉज एक सेंटर पे एक्सेलरेट फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्म में, है ना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कैसे लग रहा होगा। तो ये सारे बुलेट पॉइंट ध्यान रखना है। कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो लाइकली है कि आपको इन सब चीजों में समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब ये एक बात और देखो आप, ये एक्सेलरेशन है सेंटर वाला, ये एक्सेलरेशन टेंजेंट वाला है। अगर ये कभी होता तो आप बोल सकते हो कि सर ये टेंजेंट पे लगता। तो दो दो एक्सेलरेशन बच्चों कहाँ पर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर होंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा ना फिलहाल अभी आज की क्लास में, वो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा सेंटर का एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंट का एक्सेलरेशन। क्योंकि ये चीज जीरो है इसलिए वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सेंटर वाले बच जाएगा। तो ओनली एक्सेलरेशन
एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन, बोलो, बॉडी इज सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पेज पे डाउट देखो। चलो बच्चों, ये एक्सेलरेशन कितना आएगा ये पढ़ लेते हैं फटाफट अपन, है ना। बोर्ड पे देखते रहे सब बच्चे। एक्सप्रेशन फॉर, ये एनसीईआरटी के एंडिंग में दे रखा है, थोड़ा वहां पे डिफिकल्ट डायग्राम है, अपन इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, है ना। अभी आपका ट्रायंगल लॉ लगाते आता है नहीं आता, वो सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा अपना। बहुत सिंपल, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं कि ये पीछे वाला डायग्राम ही है बच्चों। यहाँ पे देखो V1 लिखा हुआ है और किसी और पॉइंट पे V2 लिखा हुआ है, फिर कहीं आएगा V3 आएगा, कहीं और पढ़ेंगे तो V4 हो जाएगा। ये सब के सब वेलोसिटी में बदल सकते हैं, लेकिन इनका स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखें, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। और रेडियस के बारे में बात करूँ तो जगह जगह पे अलग अलग रेडियस नहीं मिलेगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर बदलता है बच्चों। वही बात यहाँ बोलने जा रहा हूं मैं। मान लो फॉर टाइम बीइंग, बच्चों मान लीजिए फॉर टाइम बीइंग दैट दिस इज द सर्कुलर पाथ जो ये फॉलो करना चाहता है। एनसीईआरटी में इसका राइट हैंड साइड का आधा आर्क बना हुआ है, मैं पूरा बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। Let us assume that for time being the particle is at this particular position at point P। ठीक है, इस पॉइंट P पर इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर हमेशा रेफरेंस पॉइंट से बनाया जाता है जो उसको लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। ये देखो, है ना, इसका नाम रखोगे आप लोग पोजीशन वेक्टर 1, R1 का वेक्टर। वेलोसिटी कैसे बनेगी जल्दी बताओ। इससे बन जाएगी बच्चों टेंजेंट। नाम क्या रखोगे उसका, तो बोलोगे सर जी V1 का वेक्टर। टाइम कितना हो जाएगा T1। ये पार्टिकल इस तरह चलता चलता, ठीक है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचता है। तो इस जगह पे बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर कैसा हो जाएगा जरा बताना। ये बन जाएगा ओरिजिन से इसका एक और पोजीशन वेक्टर। नाम क्या रखोगे इसका जल्दी बोलो। R1 से क्या हो जाएगा R2। इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा इस तरह से। तो बोलोगे हाँ सर बना लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो ये हो जाएगा V2 का वेक्टर। ये गया है पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक, टाइम लग जाएगा इसको T2। ये डायग्राम क्लियर है बच्चों लोग, हाँ ना बोलो। इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीबडी। एक बात का ध्यान रहे, R1 का वेक्टर और R2 का वेक्टर का अगर मैं मॉड ले लूंगा तो ये रेडियस बन जाएगा। ऐसे ही V1 का वेक्टर और V2 का वेक्टर का बच्चे लोग अगर मॉड मार देंगे तो ये स्पीड बन जाएगा। इन दोनों का काम पढ़ने वाला अपन को अभी। चलिए बात करते हैं R1 से। तो R1 ये रहा। वेक्टर की क्लास मैंने आपको बताया था कि आप किसी वेक्टर को उठा करके ऐसे रख सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते बस। क्या बच्चों, उसको अपन रोटेट नहीं कर सकते, उसको उठा के अपन ऐसे रख सकते हैं कहीं पर भी जहां मर्जी आए, है ना। और ऐसे ही इसको भी कर सकता हूं मैं, ये इसको मैंने पिक कर लिया। अब एक का नाम क्या रहेगा बच्चों, तो एक का नाम रहेगा यहाँ पे R2। और जो R1 है ना उसको मुझे इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने का मतलब होता है, बहुत आसान शब्दों में समझ लो, आई वॉन्ट टू इन्वर्ट दिस वेक्टर। तो बच्चों इसको फ्लिप करके आपको दिखाता हूं। मैंने इसको पूरा पलटा दिया। देखो ये R1 नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा होगा, तो ये हो जाएगा R1 का वेक्टर नहीं बचेगा। अब ये किसका बचेगा, माइनस का R1। ऐसा क्यों करा मैंने, इंटेंशनली करा है बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग ये फर्स्ट वेक्टर से हो रही है, सेकंड वेक्टर से हो रही है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर प्लेस ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ मिलता है। तो बोलोगे सर जी बताना क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, एंड दिस रिजल्टेंट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा आर। इनके बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, तो आप भी यहाँ पे एंगल थीटा बनाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों। इस डेल्टा आर का एक्सप्रेशन बोलो कितना होगा, ये R2 का वेक्टर होगा और प्लस करके माइनस लिखना होगा, तो बच्चों माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस किस को आ रहा है इतना समझ में। मान लो ये B वेक्टर होता और ये A वेक्टर होता और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता, तो आप बोलते ना ट्रायंगल लॉ बन रहा है।
तो वही तो यहाँ पे बनवाया है बच्चों अपन ने। एक वेक्टर r2 है, एक r1 है, माइनस का इसलिए नेगेटिव आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें अपन को। द सेम थिंग यू विल बी गोइंग टू स्टडी फॉर दिस v1 एंड v2। बच्चों अब मैं v1 को राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो v1 को उठा करके मैं ऐसे रख देता हूँ। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू विथ v2, इसको भी यहाँ पे ऐसे उठा करके मैं रख सकता हूँ। तो v2 को तो आप ऐसे छोड़ देना बच्चों, छोड़ दिया v2 को, लेकिन v1 को आपको पलटना होगा, इन्वर्ट करना होगा। तो इन्वर्ट कैसे करते हैं अपन लोग, आप जब कॉपी में बनाओगे तो इन्वर्ट डायरेक्टली करके ऐसे बना लेना। तो ये बन गया तुम लोगों का v1। तो बच्चों ये माइनस का v1 वेक्टर आएगा, दिख रहा है क्या सब बच्चे लोगों को। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनना चाहिए, एनीबडी। ट्रायंगल लॉ पढ़ा हुआ है अपन ने। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी का वेक्टर। क्यों डेल्टा वी बुला रहा हूँ, क्योंकि जब भी इसको पढ़ने जाऊंगा ना मैं डेल्टा वी को, यहाँ आर के ऊपर वेक्टर लिख लो आप लोग, ये हो जाएगा बच्चे लोग v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर। ये आया थी समझ में अपन को। अब जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी बनता है उसी डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन भी आता है। ये अपन 10 साल से पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, तो ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो यही तो मुझे आपको बतलाना था कि हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है एक्सेलरेशन। कहाँ जा रहा है, देखो ये सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसका ये डायरेक्शन होता है जो डेल्टा वी का होता है। और यही बात मैंने आपको पीछे डायग्राम में बतलाई है कि एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, बोलो, टूवर्ड्स द, अरे एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ गया क्या। इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में देखो, ऐसे करके पढ़ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन को ना ये एंगल साइड प्रॉपर्टी से पढ़ना होगा। यहाँ पे एंगल थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं कोई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी या एंगल साइड प्रॉपर्टी से पढ़ाऊँ तो आपको ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, इनके दो साइड सेम है, v और v1 v2 सेम है, और r1 r2 भी सेम है बच्चों। डायरेक्शन की बात है तो इससे नेगेटिव लगा हुआ है, बट एंगल तो दोनों के सेम ही आ रहे हैं ना। तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स वन सिंपल थिंग। थीटा के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बोलोगे सर जी डेल्टा v विथ रिस्पेक्ट टू अ v इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा r विथ रिस्पेक्ट टू r। इतना आया क्या समझ में सब बच्चे लोगों को। यहां से आप डेल्टा v निकाल लो, तो ये हो जाएगा v बाय r टाइम्स डेल्टा r। क्यों निकालने को बोला मैंने, बिकॉज दिस डेल्टा v विल बी यूज लेटर वाइल सॉल्विंग फॉर एक्सेलरेशन। तो मैं लिखता हूं नाउ द एक्सेलरेशन। बताओ मुझे कोई बच्चा एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आप में से। ऑलराइट, देखो बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, हमें जनरली मालूम होता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। तो ये अगर अपन बात करें डेल्टा वी का, तो यहाँ निकला हुआ है बच्चों अपने पास, वहां रख दीजिए उस फॉर्मूले को। तो आपका हो जाएगा वो v बाय आर, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इतना आया समझ में सबको। हेलो स्टूडेंट, समझ में आया सबको। तो यूजुअली इसको इंस्टेंट पे लिखने के लिए ऐसा भी लिख देते हैं ये लोग, है ना। इंस्टेंट पे लिखने के लिए ऐसा भी लिख देते हैं कि लिमिट लगा देंगे, ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे, किसके साथ बच्चों, डेल्टा वी और डेल्टा टी के साथ। तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, टाइम जब चेंज होगा तो ये डी टी बन जाएगा और ये डी वी बन जाएगा। तो ये जो बात है ना, ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये भी बच्चों वी का टर्म बन जाता है। तो इन जनरल आई कैन राइट लाइक दिस, इट शुड बी वी बाय आर, और एक और वी आने लगता है बच्चों। तो आपका आंसर हो रहा है यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाय, और यहाँ अपन स्मॉल आर चला रहे हैं ना, तो आप भी यहाँ पे स्मॉल आर ही लेंगे, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। तो दिस इज वन फॉर्मूला। जब भी हमें कोई बोले ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस, बच्चों वी स्क्वायर बाय आर होता है। प्रूफ कैसे करना है, ज्यादातर प्रूफ इसका इस डायग्राम में हो जाता है। पहले आप सर्कल बनाओगे, उससे पोजीशन वेक्टर, उससे वेलोसिटी, उससे एक्सेलरेशन। तो ये मैंने पोजीशन सॉल्व करा हुआ है पहले वाले में। देन आई हैव सॉल्व्ड फॉर वेलोसिटी एंड देन फॉर एक्सेलरेशन। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ ये बतलाया जा रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों डेल्टा वी के डायरेक्शन के साथ में होगा, और डेल्टा वी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर के, है ना। ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, जब डायग्राम देख के बच्चे समझता है कि चेंज इन पोजीशन परपेंडिकुलर होगी चेंज इन वेलोसिटी के साथ। आई मीन टू से दिस डेल्टा आर परपेंडिकुलर डेल्टा वी, और डेल्टा वी
सेम डायरेक्शन कैरी करेगा एक्सेलरेशन का। कितना आ रहा है वो, v²/r। तो यहां से अपन को मिल जाएगा फॉर्मूला, if somebody asks you what is centripetal acceleration in uniform circular motion, तो ये हो जाएगा बच्चों v²/r। अगर कोई बोलता है then tell me what is the centripetal force, तो आपका आंसर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा mv²/r। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों इन सब चीजों का, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। ये एक्सेलरेशन हो गया बच्चों और ये फोर्स हो गया, ध्यान रहेगा इतना।